करेंगे हम फ्रॉम वाटर, बहुत बेसिक लेवल से, कि ये हमारे पास एक ऐसा आप कह लें कि मॉलिक्यूल है जो कि लिविंग सिस्टम्स के अंदर अबंडेंटली प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ अ सॉल्वेंट। जो आपके चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं चाहे आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें मेजॉरिटी जिस मॉलिक्यूल की प्रेजेंट होती है, जिस मीडियम की प्रेजेंट होती है, वो एक्वस मीडियम होता है। और नॉर्मली ये कहा जाता है कि लाइफ को सपोर्ट करने वाले जितने रिएक्शंस हैं उनमें इसकी इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। तो ये बायोमोलिक्यूल से पहले हम वाटर को इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज उन बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन, कंडेंसेशन में भी हमने वाटर को एलिमिनेट होते हुए देखा है। उन बायोमोलिक्यूल्स की हाइड्रोलिसिस, ब्रेकडाउन में वाटर की इन्वॉल्वमेंट देखी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस मीडियम को, उस सॉल्वेंट को अंडरस्टैंड करना है जो कि सब बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस, उनकी हाइड्रोलिसिस और उनके डिफरेंट जो पाथवे नाम के अंदर कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। उसके बाद हम उन बायोमोलिक्यूल्स की तरफ। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ वाटर से स्टार्ट करें, एटॉमिक लेवल से अगर हम स्टार्ट करें, तो वाटर इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें आपके पास 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन। अब नॉर्मली ये कहा जाता है कि इसमें ये जो 3 एटम्स हैं ये आपस में 2 कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू अटैच्ड हैं। यानी ऑक्सीजन चूंकि 2 बॉन्ड्स बना सकती है, तो एक कोवलेंट बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन के साथ। तो वाटर के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ये 3 एटम्स 2 कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू आपस में बहुत क्लोज एसोसिएशन। अब जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड 2 तरह का हो सकता है, जिसकी वजह से हम डिफाइन करते हैं कि क्या बनने वाला मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर। ठीक है, अगर तो आपके पास जो 2 बॉन्डेड एटम्स हैं, शायद ये आप लोगों ने बंदे ये चीज एफएससी में पढ़ी थी कि पीरियोडिक टेबल में जितने एटम्स हैं उनकी एक खास ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन के लिए उनकी कितनी अट्रैक्शन होती है, कितनी वो एफिनिटी शो करते हैं, उसको एक खास हमने ऑर्डर से अरेंज किया हो। और अगर उस ऑर्डर को हम इस वाटर के ऊपर अप्लाई करें तो हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब जब भी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वर्ड यूज करना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोवलेंट बॉन्ड हम नॉर्मली ये कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। यानी आपके पास एक एटम दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड तब बनाता है जब वो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल अमाउंट शेयर करें। जैसे यहाँ पे अगर बॉन्ड बन रहा है तो इस कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ऑक्सीजन और दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है कौन, हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो इस कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। तो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की, और उसके बाद आपके पास वहां पे एक बॉन्ड बनता है। बट समटाइम्स बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद कुछ एटम्स ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं। कुछ एटम्स ये कहते हैं बिकॉज उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज्यादा है, सो उनका इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा राइट है, वो ज्यादा स्ट्रांगली इसको अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा मूव कर जाता है और इस बॉन्डेड एटम के ऊपर उसका जो शेयर है वो शेयर क्या रह जाता है, कम रह जाता है। अगर तो ये पोर्शन आपके पास, जैसे कार्बन और कार्बन की बात करें तो यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये कार्बन डोनेट करेगा, कोवलेंट बॉन्ड तो तभी बनेगा ना। बट यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस कार्बन की है 100% उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू दूसरे कार्बन। तो इस केस में आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होगा, सेंट्रल पोजीशन में रहे। इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड को आप कहते हो नॉन पोलर इन नेचर, बिकॉज यहाँ पे
आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल पोजीशन में है, उसका इक्वल कंट्रीब्यूशन है दोनों एटम्स को। लेकिन अगर आपका कोवलेंट बॉन्ड दो ऐसे एटम्स के दरमियान बनता है जिसमें से एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है और दूसरे की कम है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ ज्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। और इसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है जिसको हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जिस मॉलिक्यूल से ये शेयर्ड पेयर ऑफ एटम से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा उस पे चार्ज आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये चीज याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे पार्शियल चार्जेस लगाए हैं। पार्शियल और परमानेंट चार्जेस में डिफरेंस होता है। जब कोई एटम कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जैसे सोडियम की बात करें तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो परमानेंट चार्ज है। लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन या ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका भी पार्ट है, लेकिन उसके ऊपर जो शेयर है वो कम है, उससे बिलोंग करते हैं, लेकिन उसका शेयर कंपैरेटिवली कम है। उसने पूरी तरह से उसका होल्ड जो है वो लूज नहीं किया। तो आप जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी तरफ जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड्स जिनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे। और इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर आपको पोल्स नजर आएंगे, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव पोल्स नजर आएंगे। इज इट क्लियर? अब ये पोलैरिटी मैंडेटरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। हमें यहाँ से ये पता चल गया कि वाटर का स्ट्रक्चर ट्राइएटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें पोल्स एग्जिस्ट करते हैं और इन पोल्स की वजह से एक खास किस्म की अट्रैक्शंस डेवलप होती हैं जिनको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आने से पहले मैं एक और पॉइंट आप लोगों का क्लियर करना चाहती हूँ, एक और कांसेप्ट पे बात करना चाहती हूँ, व्हिच इज इंटर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। Intermolecular forces and intramolecular forces। अब नेम से ही आपको पता चल रहा है कि इंट्रामॉलिक्यूलर मींस कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस हैं, जो बॉन्ड्स हैं, हम उनकी बात करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल डिस्कस किया था, वाटर। वाटर एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है जिसमें कितने एटम्स हैं, 3। और इन 3 एटम्स ने आपस में 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। इस मॉलिक्यूल के अंदर जो 2 बॉन्ड्स हैं, दीज आर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं बिकॉज नॉर्मली ये बॉन्ड्स कौन से होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, परमानेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो इंट्रा मीन के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर वाले बॉन्ड्स जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड्स बनते हैं। इज इट क्लियर? दूसरी तरफ हम मूव करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, आपके मीडियम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें से हर एक मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस पहले से हैं, कोवलेंट बॉन्ड पहले से बने, लेकिन हमें ये पता है कि कोवलेंट बॉन्ड पोलर थे जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर पार्शियल चार्जेस थे। अगर तो इस मीडियम में ऑपोजिटली चार्ज पार्शियल चार्जेस एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उनके दरमियान इंटरेक्शन डेवलप हो सकती है। इस अट्रैक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई परमानेंट बॉन्ड नहीं बन रहा। अगर यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा सा ये दूर गए तो ये डिसअपीयर हो सकते हैं, ठीक है। सो ये जो इंटरेक्शंस हैं, these interactions are intermolecular forces। इट मींस कि एक मॉलिक्यूल, एक पूरे मॉलिक्यूल की
दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन, एंड दीज फोर्सेस आर कंपैरेटिवली वीक। ये इनकी फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन कॉन्स्टेंटली होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। यानी करीब आएंगे तो इंटरेक्शंस डेवलप होंगी, दूर जाएंगे तो इंटरेक्शंस खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो परमानेंट इंटरेक्शंस है, बिकॉज़ वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिली है। अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ परमानेंट बॉन्ड बनाया। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी, आप इसको कहेंगे कि चार्जेस की वजह से, फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। सो अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ वो सबने माइंड में रखना है कि वो कौन सी इंटरैक्शंस हैं। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, एक वाटर मॉलिक्यूल की दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये वाली जो इंटरैक्शंस हैं ये टेम्परेरी इंटरैक्शंस हैं, बन भी सकती हैं और ब्रेक भी हो सकती हैं, परमानेंट इंटरैक्शन नहीं है। समझ आ गई इस बात की? तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। कब बनेगी, किन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनेगी, वाटर में कैसे बनेगी, क्या वाटर के अलावा किसी और मॉलिक्यूल में बन सकती है या नहीं, ठीक है, इन चीजों को देखो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बच्चों एक चीज आपने याद रखनी है जो कि कंडीशन है कि हमेशा आपके पास मॉलिक्यूल जो है उसमें पोलैरिटी होनी चाहिए, व्हिच मींस इज कि एक बॉन्डेड एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए जो दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे उनमें से एक एटम हमेशा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, व्हिच मींस कि एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन जिसने दूसरी तरफ किसी ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बनाया हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके मुकाबले में कम है। अक्सर बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती जब ये बात लिखी जाती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड विद अ हाइड्रोजन और एनी अदर एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये क्यों जरूरी है? देखिए, इस तरफ मैं ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड में बता रही हूँ और दूसरी तरफ मैं ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ ही कोवलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट करती हूँ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, हाई है, लेकिन जब वो किसी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एटम पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। तो पोलैरिटी डेवलप करने के लिए, पार्शियल चार्जेस डेवलप करने के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए जो कि इन टर्न कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो किसी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। अगर तो उसने किसी ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी तरह की है, बिल्कुल इक्वल है, तो क्या यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा? नो। और अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं। तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही नहीं चाहिए होता, एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए होता है जो कि इन टर्न किसी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो ताकि उस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी डेवलप हो। इसी तरह अगर ऑक्सीजन अपने से ज्यादा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो यूज नहीं होता। ठीक है, सो पहली कंडीशन क्या हो गई कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपके पास एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा हो। इसी तरह से दूसरी तरफ आपके पास कंडीशन आती है, सपोज ये OH ग्रुप था, एक मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ हम किसको लें? वाटर को या एथेनॉल को ले लेते हैं।
दूसरी तरफ आपके पास किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन होना चाहिए। एक तरफ आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए, ऐसा ऑक्सीजन जिसने किसी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाया है ताकि उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो। दूसरी तरफ आपको हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन भी ऐसा जिसने किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाया हो ताकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आए, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलैरिटी होनी चाहिए, पार्शियल चार्जेस होने चाहिए। उसके बाद इस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव वाला जो एटम है वो इसके पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शंस डेवलप कर सकता है। ये रिक्वायरमेंट आपकी किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर पूरी होती है, जरूरी नहीं वाटर में तो डेफिनेटली होती है। वाटर में आपके पास ऑक्सीजन है और ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाली रिक्वायरमेंट पूरी होगी। दूसरी तरफ दोबारा अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें आपके पास एक हाइड्रोजन है जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लिंक्ड है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। आपकी वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट, दो ही रिक्वायरमेंट्स जो कि जरूरी थी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए वो पूरी हुई और अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं। वाटर के अलावा मैम जो CH3 के साथ है तो एक हाइड्रोजन उसके साथ भी तो बॉन्डिंग हो सकती है। नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसलिए आपके जो हाइड्रोकार्बन है उनमें डाइपोल्स डेवलप नहीं होते। इसके बारे में पढ़ के आइएगा कि जैसे हम कार्बन बॉन्ड की बात करते हैं ना कि ये आपके पास नॉन पोलर इन नेचर है, इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को भी नॉन पोलर समझा जाता है। आल्दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है कि डाइपोल्स डेवलप हो जितना कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान या कार्बन और सल्फर के दरमियान। ठीक है, यहाँ पे अब जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर ये दो कंडीशंस पूरी होंगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। इसकी एक एग्जांपल हम लोग स्लाइड से देख लेते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो मॉलिक्यूल सॉरी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उसे कहा जाता है एक्सेप्टर, और जिसका हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है उसे कहा जाता है हाइड्रोजन डोनर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन की वजह से है, तो जिसके पास हाइड्रोजन है, जिस स्पीशी का हाइड्रोजन यूज हो रहा है वो स्पीशी आपके पास होगी डोनर, जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज हो रहा है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। ठीक है, तो अगर किसी स्ट्रक्चर में आपसे पूछ लिया जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ट्रेंड बता कि किसमें से डोनर और एक्सेप्टर को आइडेंटिफाई करें, तो सिर्फ किस रूल की बेस पे आप करोगे कि जिसका हाइड्रोजन यूज हो रहा है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज हो रहा है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास कार्बन नाइट्रोजन सॉरी ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन किसी भी ग्रुप के पास है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि कंडीशंस जो हमने दो पढ़ी है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है वो ये, इससे पहले मैंने एक चीज बताई है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आते हैं, वीक फोर्सेस हैं। अगर कंपेयर करें उन बॉन्ड्स को, जैसे ये वाटर का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है और यहाँ पे आप लोगों से मैं कहती हूँ कि इन दो मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, तो जो बॉन्ड्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है कोवलेंट बॉन्ड, इनको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। इसी तरह से यहाँ पे ये दो बॉन्ड्स, इन कोवलेंट बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली क्या है, कम है। इसका अंदाजा हम इस चीज से भी लगा सकते हैं कि इन दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो लो होगा, जैसे यहाँ पे किसी स्लाइड के अंदर इसकी तो गिवन भी है, एग्जैक्ट वैल्यूज मुझे आइडिया नहीं, बट यस कि जो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले एटम्स हैं वो एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं बिकॉज उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना होता है। जैसे इस स्ट्रक्चर के अंदर रेफरेंस आप लोगों के पास
0.096 नैनोमीटर जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपके पास थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस भी चलेगा, बिकॉज उसमें वैलेंस शेल इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें सिर्फ आपके पास पोल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल के दरमियान। सो कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले एटम्स एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले जो एटम्स हैं वो कंपैरेटिवली दूर होते हैं, इसलिए बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक स्ट्रेंथ होती है। जैसे यहाँ पे इनके दरमियान मिनिमम डिस्टेंस 0.117 नैनोमीटर जो है ये बताया, 0.177 या 178। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज आपने याद रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, इस पॉइंट को देख लेते हैं और इसको आपने जस्टिफाई भी करना है, इस तरह की कुछ रीजंस भी पूछ ली जाती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्शनल इन नेचर है, ये चीज तो हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में ये बॉन्ड वीक है, लेकिन ये बॉन्ड मजीद वीक हो सकता है अगर इस बॉन्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। इस चीज का क्या मतलब है, जैसे स्लाइड्स में यहाँ पे बताया गया है, दो एग्जांपल्स हैं, मैं दोनों से आप लोगों को ये पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ कि एक तरफ आपके पास ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसमें डोनर, दिस इज डोनर, क्योंकि इसका हाइड्रोजन यूज होगा। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, पोलैरिटी प्रेजेंट है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बट इस स्ट्रक्चर का हाइड्रोजन यूज होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और ये किसी दूसरे स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाए। अब वो दूसरा स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे फॉस्फेट बताया गया है, तो हम भी एज अ रेफरेंस फॉस्फेट को यूज कर लेते हैं। अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड, जिसमें एक एग्जांपल, एक मिनट आप आज अगर ये ज्यादा मसला मेरे सिस्टम पे ले लीजिएगा, मेरे पास लैपटॉप भी है, सिस्टम भी है, तो अगर आप लाना चाह रहे हैं अपने उसके लिए उसमें दो चीज है या अपने प्रोजेक्ट में सेलेक्ट कर, तो आप ले आए, बाकी फिर आप आते हैं तो मैं आपको ले जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह जी बच्चों, बात है डायरेक्शनल इन नेचर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। यस, इसमें दो मॉलिक्यूल्स में एज ए रेफरेंस लूंगी। एक मॉलिक्यूल आपके पास अल्कोहल है, हाइड्रोकार्बन चेन, और उसका OH ग्रुप। ये O और H जो है ये सेपरेट करके दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक पोलर बॉन्ड है जिसमें ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करें। दूसरी तरफ इसी मॉलिक्यूल के करीब कोई दूसरा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है व्हिच इज फॉस्फेट। ठीक है, ये फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है सपोज। अब यहाँ पे फॉस्फेट और ऑक्सीजन के दरमियान भी पोलैरिटी का डिफरेंस है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आपका ये वाला जो मॉलिक्यूल है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। दूसरी तरफ हम इसी स्ट्रक्चर को एक दूसरी डायरेक्शन में रखते हैं, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट, यही वाला आपका जो अल्कोहल है ये, और दूसरी तरफ आपके पास फॉस्फेट।
की मैंने इससे पहले बात की है कि हमेशा कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होंगे, वीक होंगे, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड इंट्रामोलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे शेयर होते हैं, वैलेंस शेल को सेटिस्फाई करना होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वगैरह नहीं होती, सिर्फ टेम्परेरी इंटरेक्शंस होती हैं बिटवीन पोल्स। सेकेंड, आपने ये माइंड में रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजीद उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर एक ही प्लेन में ना हुए तो, यानी एक ही एक्सिस, एक ही प्लेन पे, एक ही डायरेक्शन में अगर वो एक दूसरे को अप्रोच करें, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसकी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। और अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड एक डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के साथ बनता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली क्या होगी, कम होगी, मजीद वीक हो जाएगी। सो डायरेक्शंस ऑफ बॉन्डेड एटम्स या डिस्टेंस ऑफ बॉन्डेड एटम, इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत इफेक्ट है, और ये हर जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, हम सब के ऊपर अप्लाई होता है, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं होते। वो डिपेंड करता है कि बॉन्डेड एटम्स कितना क्लोज आते हैं और वो किस डिस्टेंस पे एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, वो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन करेगा। ठीक है, सो डायरेक्शन के ऊपर आपके हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अगर तो ये एक प्लेन पे है, डोनर एंड एक्सेप्टर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, या जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उसको उसने मेंटेन किया। लेकिन अगर प्लेन चेंज हो गया, एक्स वाई या जी एक्सिस पे आपका एक मॉलिक्यूल है और दूसरा डिफरेंट एक्सिस पे है, तो तब आपके हाइड्रोजन बॉन्ड ने अपनी जो पहले स्ट्रेंथ थी उसको भी कम कर दिया, मजीद वीक हो गया। क्या करीब जाएंगे तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट नहीं बढ़ेगी, एक मैक्सिमम लिमिट तक स्ट्रेंथ डेवलप होगी, उससे मैक्सिमम नहीं जाएगा। ठीक है, यानी वो डिस्टेंस, एक मिनिमम डिस्टेंस इन्हें मेंटेन करना है, तब ये उस आइडियल स्ट्रेंथ को अचीव कर सकते हैं। अगर उससे कम हुआ तो ऑब्वियसली या तो बॉन्ड बनेगा नहीं या उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। बिल्कुल, तो इस डाइपोल में इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या रोल है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रोल ये है कि वो जो पोल्स एक खास किस्म की स्ट्रेंथ करते हैं ना, इम्पार्ट करते हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, उसको सेंस करने के लिए उन एटम्स को डिस्टेंस पे, ये जो मैं बॉन्ड डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, ये एक्चुअली वही डिस्टेंस है जिसपे इस पार्शियल नेगेटिव का क्लाउड पार्शियल पॉजिटिव क्लाउड को सेंस करे और उनके दरमियान इंटरेक्शंस डेवलप हो। सो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ना सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूरी है, ये वॉटर फॉल इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, इसके अलावा बाकी जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं कि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सिर्फ पढ़ा है वाटर के अंदर, बट ये वो इंटरेक्शंस हैं जो कि सिर्फ वाटर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वाटर में ये एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि उसके अलावा जितने बायोमोलिक्यूल्स हम आगे पढ़ेंगे उनके अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के केस में हमने पढ़ा कि एक कोवलेंट बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, जो कि एक मोनोसेकेराइड को दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ लिंक करता है, बट बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, उनमें पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन पोलर ग्रुप्स की वजह से उनकी चेन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी तरह से अगर डीएनए की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन करने के लिए जो कोवलेंट बॉन्ड था वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था, लेकिन एक स्ट्रैंड जब दूसरे स्ट्रैंड के साथ एसोसिएट होगा तो उस टाइम पे वो वीक इंटरेक्शंस कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमाइनो एसिड्स में भी आपके एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक करेगा पेप्टाइड बॉन्ड, पर जब पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, उसकी फोल्डिंग होगी, तो तब अमाइनो एसिड की साइड चेन्स में अगर वो ग्रुप्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, या इवन जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप्स में भी ये पोटेंशियल है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सो ये चीज याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट यूनिक टू द वाटर, बल्कि इसके अलावा जितने आपके मॉलिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, पार्शियल पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिनके अंदर प्रेजेंट है, ये सब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आगे इन बायोमोलिक्यूल्स में भी डिस्कस करेंगे, तब ये कांसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए।
अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगी। इससे पहले मैंने जीएमओ का एक क्वेश्चन कहा हुआ था, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों ने देख के आना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाई और मैंने ये कहा कि जितने हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर होती है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली एक वीक बॉन्ड है, ठीक है। सो इस वीक बॉन्ड की क्या जरूरत पड़ रही, इसकी उसकी निस्बत कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है मॉलिक्यूल में। जैसे अगर आप डीएनए की बात करते हो तो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ऐसे ही जब एंजाइम लाइगेंड के साथ एक्ट करता है, एंजाइम अपनी सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करता है, तो तब भी वीक इंटरेक्शंस बनती हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बने तो प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी नहीं बन सकती। इससे मिलना जुलना आंसर है, इसको देख के आइएगा कि ये वीक इंटरेक्शंस इसलिए भी बनती हैं बिकॉज इन्होंने कुछ ऐसे प्रोसेसेस को सपोर्ट करना होता है जिनको ऑपरेट कराने के लिए इन इंटरेक्शंस को ब्रेक भी करना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी उतनी ज्यादा आपको मुश्किल होगी इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना, ठीक है। सो वीक इंटरेक्शन इसलिए बनती हैं ताकि फॉर द टाइम बीइंग स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाए और जब उसको ब्रेक करने की जरूरत हो तो कम से कम एनर्जी पे वो सेपरेट भी हो जाए। अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो वो तो एंजाइम सबस्ट्रेट की इंटरेक्शन की अगर आप बात करते हो तो एंजाइम तो सबस्ट्रेट को छोड़ेगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगी, ठीक है। सो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वीक इंटरेक्शंस के थ्रू उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, एट द एंड इसको रिलीज करते हैं, खुद फ्री हो जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बनती तो एंजाइम सबस्ट्रेट से कभी भी अलग नहीं हो पाता, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने मजीद देख के आना। अब हम इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स इन वाटर। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिराइव होगा माइसील्स फॉर्मेशन, जो कि हमारा अक्सर ही क्लियर नहीं होता, समझ नहीं आती माइसील्स क्या है, क्यों बनी है, बाइलेयर्स क्या है। तो अटेंटिव रहना सब। वाटर चूंकि लिविंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, 70% उनके सेल के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। सो मेजॉरिटी ऑफ जो सॉल्ट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन्हें जिस मीडियम के अंदर अपने आप को रखना पड़ता है वो एक्वस मीडियम है। जिस मीडियम को उन्हें फेस करना पड़ता है वो कौन सा मीडियम है? एक्वस मीडियम। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस वाटर के अंदर डिफरेंट जो है वो सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्ट्स की। हम नॉर्मली कहते हैं NaCl या सॉल्ट वाटर के अंदर बड़े आराम से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। सॉल्ट, एक तो यहाँ पे ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यानी आपके पास अगर कोई मीडियम पोलर है तो वो किन सोल्यूट्स को डिसॉल्व करेगा? पोलर को। और अगर कोई मीडियम नॉन पोलर है तो वो किन को डिसॉल्व करेगा? नॉन पोलर को। इसे माइंड में रखिएगा। उसके बाद हम अभी बात करने लगे हैं किसकी सॉल्युबिलिटी? सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स वाटर में कैसे सॉल्युबलाइज होते हैं। सॉल्ट्स का जिक्र करने से हमारे पास एक एग्जांपल आती है किसकी? NaCl। और अगर NaCl का स्ट्रक्चर आपको पता हो तो हम कहते हैं ये क्रिस्टल लैटिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसमें आपके पास सोडियम के आयंस, क्लोराइड के आयंस एक खास किस्म के स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं। वो मुझे स्ट्रक्चर एक्यूरेटली तो नहीं आता, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि उसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट आयंस जो है 8 आई थिंक क्लोराइड आयंस एंड 8 सोडियम आयंस जो है वो एक खास ओरिएंटेशन में अरेंज होकर क्रिस्टल लैटिक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। So this structure is highly organized structure. NaCl का स्ट्रक्चर क्या है? एक बहुत
ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, इट मींस कि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करके बना होगा ना। वो तो यही कहता है डिसऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर नहीं होना चाहिए। और NaCl का स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। अब जब ये ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, बहुत सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर एक्वस मीडियम में आता है, तो एक्वस मीडियम क्या करता है, उसमें वाटर इसके पॉजिटिव आयंस को अपने नेगेटिव आयंस के थ्रू इसके पॉजिटिव आयन को सराउंड करना शुरू कर देता है और अपने पॉजिटिव आयंस के थ्रू इसके नेगेटिव आयंस को सराउंड करना शुरू कर देता है। यानी हम यूं इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स को इसके अराउंड दिखाते हैं, इसको सराउंड करने लग जाते हैं, बिकॉज इसमें ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे है ना, ग्रुप्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। जब वाटर मॉलिक्यूल इन ग्रुप्स को अप्रोच करता है तो ये क्रिस्टल लैटिस ये देखता है कि अगर मैं ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दूं तो मुझे दूसरी तरफ स्टेबल इंटरैक्शंस मिल रही हैं और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओबे भी हो जाएगा, एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ यहाँ पे जो चार्जेस उसे चाहिए वो मीडियम में मिल रहे हैं। सो ये प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नेचर ऐसे प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है ना जो फेवरेबल हो। सो अब ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा, इसके लिए आपको कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, आपने सिर्फ सॉल्ट को वाटर में ऐड करना और वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन होगा। क्यों? क्योंकि ये फेवरेबल प्रोसेस है, नेचर ऐसे प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है। सो हम कह सकते हैं कि NaCl या सॉल्ट वाटर के अंदर क्यों डिसॉल्व होते हैं, बिकॉज जब हम उन्हें वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके ऑर्डर स्ट्रक्चर को सराउंड करके क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने से ऑर्डर डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी मेन रीजन है यहाँ पे। एंट्रोपी या डिसऑर्डर क्या होता है? इंक्रीज होता है। और ऐसे प्रोसेसेस जिनकी वजह से एंट्रोपी या डिसऑर्डर इंक्रीज हो, दीज आर फेवरेबल। तो इसलिए ये प्रोसेस फेवरेबल है, ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। सो सॉल्ट तो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो गए जी। सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो मतलब कहता है कि डिसऑर्डर क्रिएट होना चाहिए, लेकिन जो सॉल्ट्स क्रिएट होते हैं वो तो स्पेसिफिक ऑफ मैंने यही एग्जांपल आप लोगों को लास्ट लेक्चर में लिविंग सिस्टम्स के बारे में भी दी थी और मैंने ये कहा था कि ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये पूरे यूनिवर्स के ऊपर अप्लाई होता है। अगर हम बहुत सी चीजों की एग्जांपल लेते हैं, पूरी ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लें तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, बट इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इसमें जो सराउंडिंग के अंदर डिसऑर्डर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो इस वजह से ओवरऑल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओबे हुआ है, लेकिन ऑर्डर हमारे अंदर मेंटेन हुआ, डिसऑर्डर सराउंडिंग। ठीक है। सो हमेशा हर प्रोसेस की वजह से एंट्रोपी इंक्रीज होती है, सम टाइम वो सिस्टम में नजर आ जाती है, सम टाइम सराउंडिंग में नजर आती है, लेकिन यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। नाउ सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं हम पोलर मॉलिक्यूल्स की। पहले किन मॉलिक्यूल्स की बात की? सॉल्ट्स की। और सेकंड हम डिस्कस करने लगे हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पोल्स बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड नहीं होता, बल्कि एक एटम की तरफ उसका ज्यादा होल्ड होता है, दूसरे पे होल्ड कम होता है। पोल्स बनते हैं पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं अल्कोहल, ठीक है, ROH। अल्कोहल को जब आप वाटर में ऐड करोगे, अल्कोहल के पास ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वाटर के पास भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। सो पोलर मॉलिक्यूल्स जब भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे किस वजह से होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होंगे, बिकॉज इनमें पोल्स हैं, वाटर भी पोलर है, उसमें भी पोल्स हैं। सो ये पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके पोलर मॉलिक्यूल को एक्वस मीडियम के अंदर डिसॉल्व करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्लूकोज, इसमें इन ग्रुप्स में पोल्स बन सकते हैं। ग्लाइसिन में आपके हाइड्रोजन
एक तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, लेकिन इनमें पोल्स भी बनते हैं। ठीक है, अमाइनो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सो पोल्स बनेंगे। देन एस्पार्टेट, लैक्टेट, डिसोल, जिन भी स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको ऐसे ग्रुप्स नजर आ रहे हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, दीस आर पोलर, और ये वाटर के अंदर क्या होंगे, सोलुबलाइज होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। Then है solubility of non-polar molecules. Non-polar molecules कौन से molecules होंगे जिनमें पोल्स नहीं होंगे? इसका मतलब है अगर वाटर के साथ आप उनको इंक्यूबेट करते भी हो, ग्रीस की एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि अगर आप उससे ऐड करते हैं या कोई भी और बेंजीन या हेक्सेन, तो आपके पास ये पोलर मीडियम है, वाटर है, इसमें अगर नॉन पोलर मीडियम को ऐड करोगे तो इवन वो इस लेयर को भी क्रॉस करके नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज उनके दरमियान कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, कोई ऐसे ग्रुप्स नहीं है जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस डेवलप कर सकें। सो नॉन पोलर में ऑयल डाल देता नहीं, ऑयल की मैं अभी एग्जांपल देती हूँ, ऑयल डिफरेंट है। ऑयल डालें तो छोटे छोटे सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स बनते हैं, उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, सो इस केस में मैंने कहा है कि बिल्कुल यहाँ से कोई भी जो है वो मॉलिक्यूल ना तो ड्रॉपलेट्स बना रहा है ना यहाँ से पास करके वो नीचे जा सकता है, दो डिफरेंट लेयर्स आपको सेपरेट नजर आएंगे। इसको हम कहते हैं कि ये बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी ये हो भी नहीं सकता, बिकॉज इसकी नेचर डिफरेंट है, इसकी नेचर डिफरेंट है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपने देखना है एम्फीपैथिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये अगर आप लोगों का दोबारा मेरे से पाला पड़ा तो कहीं ना कहीं दोबारा कॉन्सेप्ट मैं पूछूंगी और तभी आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि एम्फीपैथिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, सो ये सबको याद होना चाहिए। इससे पहले मैंने पोलर कंपाउंड्स की बात की, नॉन पोलर कंपाउंड्स की बात की। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एट अ टाइम पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्वल रेशियो में या इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं। इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। एम्फीपैथिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें दोनों एंड्स हैं, कौन कौन से? पोलर एंड नॉन पोलर। अब किसी प्रॉब्लम हो जाती है, वाटर को वो ग्रुप्स भी मिल रहे हैं जो कि डिसॉल्व हो सकते हैं और वो ग्रुप्स भी हैं जो कि डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो इसकी एक एग्जांपल हमारे पास आती है ऑयल्स की, फैट्स की। अब इनमें नॉर्मली क्या होगा कि वाटर उन ग्रुप्स को तो अप्रोच करेगा जो डिसॉल्व हो सकते हैं और उन ग्रुप्स को रिपेल करेगा जो डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो इससे होगा क्या, इसको अभी यहाँ पे होल्ड करते हैं, एग्जांपल्स आप लोगों के सामने है और उसके बाद मैं आगे कॉन्सेप्ट बताती हूँ, वहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जब भी कोई एम्फीपैथिक कंपाउंड वाटर में ऐड करते हैं तो एक्चुअली उस टाइम पे क्या वहां पे प्रोसेस चलेगा। माइसील्स बनते हैं एक्चुअली इसमें। ठीक है, तो ये आपके पास फिनाइल एलानीन है जिसमें बेंजीन रिंग हाईली नॉन पोलर रेजोनेंस की वजह से, और दूसरी तरफ आपके पास कुछ पोलर ग्रुप्स हैं। फॉस्फेटिडाइलकोलिन में हाइड्रोकार्बन चेन्स, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स तो थोड़ी बहुत होती है, तो हम कहते हैं कि इतनी ज्यादा इसमें नॉन पोलैरिटी नहीं है, बट सिग्निफिकेंट आपके पास कंसंट्रेशन है इन हाइड्रोकार्बन चेन्स की। सो नॉन पोलर एंड्स की है और उसके साथ साथ पोलर एंड्स की है। सो दिस इज आल्सो एन एम्फीपैथिक कंपाउंड। एम्फीपैथिक कंपाउंड्स क्लियर हो गए? आपके पास नॉन पोलर जो है ना, पोलर देखिए थोड़ा सा भी हुआ तो वाटर उसको रिस्पॉन्ड करता है, ज्यादा मैटर करता है नॉन पोलर का। ठीक है, सो इसमें आपके पास एक बल्की ग्रुप, बल्की पोर्शन होता है नॉन पोलर कंपाउंड का, और चंक्स में आपके पास या कुछ ग्रुप्स होते हैं पोलर कंपाउंड्स। अब इन नॉन पोलर या एम्फीपैथिक कंपाउंड्स को जब वाटर में ऐड किया जाता है तो तब क्या होगा? जो बच्चे थोड़ा सा इसमें बोर हो रहे हैं प्लीज अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों ने आगे एक कंक्लूजन डिराइव करना है। यहाँ पे मैं एक एम्फीपैथिक कंपाउंड फैटी एसिड की एग्जांपल देती हूँ।
फैटी एसिड आपके पास ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं। पाल्मिटिक एसिड जैसे नाम सुना होगा कि उसमें 16 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, 14 15 एंड देन एंड पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। ठीक है, सो ये एक फैटी एसिड है। इस फैटी एसिड को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जो ये पोलर ग्रुप है इसको हेड की फॉर्म में लिख दिया जाता है, ड्रॉ कर दिया जाता है, और जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसको इस तरह से टेल की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको स्लाइड्स में नजर आ रहा है। सो मैं इस तरह से इस फैटी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगी। दिस फैटी एसिड इज एक्चुअली एम्फीपैथिक इन नेचर। क्योंकि इसमें आपके पास पोलर एंड भी है और नॉन पोलर एंड भी है। अब जब हमने ऑयल्स भी इसकी एग्जांपल में आते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स, जब हमने इस ऑयल को या फैट को, अपने माइंड में ये चीज रखिएगा कि आप एक ग्लास के अंदर अगर कुछ ऑयल्स के ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। अगर नहीं पता तो घर जाके करके देख लीजिएगा। वाटर के अंदर आप जब भी किसी एम्फीपैथिक कंपाउंड को ऐड करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस जो चलेगा वो ये होगा कि वाटर इसको सराउंड करना शुरू करेगा। आपने ऐड किया एम्फीपैथिक कंपाउंड को, अब वाटर के ग्रुप्स क्या करते हैं, सराउंड करना शुरू कर देते हैं। सपोज मैंने एक से ज्यादा यहाँ पे ऐड किए थे फैट्स के मॉलिक्यूल, तो इस तरह से आपके पास एक मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल एंड थर्ड मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल के अराउंड वाटर अरेंज होना शुरू हो गया। समझ आ रहा है ना? यस। सो हमने फैट को वाटर में ऐड किया, लेकिन ऐड करने से गड़बड़ हो गई है। वो क्या हुई है, ऑर्डर बनना शुरू हो गया। वाटर जो है वो एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, एक ऑर्डर्ड केज बनाने लग गया इन ग्रुप्स के अराउंड। इट मींस दिस प्रोसेस इज अगेंस्ट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास जो वो ऑर्डर बनना शुरू हो गया जो कि अनफेवरेबल प्रोसेस है। अब ये फैट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोशिश करते हैं किसी तरह से इस ऑर्डर को ब्रेक किया जाए। सो ये क्या करेंगे, इस ऑर्डर्ड केज को ब्रेक करने के लिए एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, जिससे यहां से ये ऑर्डर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये ऑर्डर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, डिस्पर्स हुआ, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल डिस्पर्स हो जाएंगे और ये वाला जो आपका फैट है वो इसके करीब आ जाएगा। ठीक है, ये वाले वाटर मॉलिक्यूल को अभी भी इसको सराउंड कर दें, ये यहीं पे रहेंगे। लेकिन इन दो फैट्स के करीब आने से आपके पास जो पहले इतना ज्यादा ऑर्डर था वो कुछ हद तक कम हुआ है ना, दो लेयर्स ब्रेक हुई हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये फैट्स एक दूसरे को मजीद अप्रोच करते जाएं तो कुछ हद तक उस ऑर्डर स्ट्रक्चर को ये क्या करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे। सो इस तरह आपका एक जो है वो फैट का मॉलिक्यूल दूसरे को, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे को, तीसरा चौथे को, और ये सारे के सारे जो ड्रॉपलेट्स हैं ये मिलके एक बिग ड्रॉप की शक्ल में इकट्ठे हो जाएंगे, ताकि एंट्रोपी का जो डिक्रीज है वो कम से कम हो, जो ऑर्डर बन रहा है वो कम से कम बने। इसको आप लोग स्लाइड से भी मजीद इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो कि इनिशियली आपने जब ऐड किया फैट्स को वाटर के अंदर, सो ये एक ऑर्डर स्ट्रक्चर इसके अराउंड बना, इसके अराउंड बना और इसके अराउंड बना। बट बिकॉज दिस प्रोसेस वाज वायलेटिंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही थी,
सो उसको वापस इंक्रीज करने के लिए, ऑर्डर को ब्रेक करने के लिए ये फैट्स एक दूसरे के करीब आए, जिसकी वजह से ये जो ऑर्डर स्ट्रक्चर था ये कुछ हद तक डिस्पर्स हुआ, वाटर मॉलिक्यूल यहां से दूर हुए और ऑर्डर जो है वो कम रह गया। अब होता क्या है कि एक्वस मीडियम के अंदर जब बहुत ज्यादा फैट्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा फैट्स के मॉलिक्यूल्स जब आप ऐड करते हो तो ये इसी प्रोसेस के थ्रू एक दूसरे के करीब आते आते कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे एक छोटी उससे पिक्चर से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक फैट था, ये दूसरा फैट था, ये तीसरा, ये एक दूसरे को अप्रोच करते जाएंगे और एक खास किस्म का स्ट्रक्चर बना लेंगे। दूर इसलिए नहीं रह सकते बिकॉज अगर दूर हुए तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। सो ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, आवाज नहीं आएगी, अप्रोच करेंगे, करीब रहेंगे ताकि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन है वो कम से कम हो और इसकी वजह से एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन इनकी आपस में एसोसिएशन की वजह से खास किस्म का स्ट्रक्चर नहीं बन गया। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है माइसीन। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि जब किसी एम्फीपैथिक कंपाउंड को वाटर में ऐड करते हैं तो माइसीन क्यों बनते हैं, एक मिनट, इसलिए बनते हैं बिकॉज जब हम उस फैट को या एम्फीपैथिक कंपाउंड को वाटर में ऐड करते हैं तो इनिशियली वाटर उसके अराउंड एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेशन से बचाने के लिए या एंट्रोपी को दोबारा इंक्रीज करने के लिए, पहले डिक्रीज हो रही थी ना, ऑर्डर मेंटेन हो रहा था, एंट्रोपी को वापस इंक्रीज करने के लिए ये एम्फीपैथिक कंपाउंड्स एक दूसरे के करीब आते हैं, एसोसिएट होते हैं। उस टाइम पे वो ऑर्डर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिसऑर्डर में, और उसके प्रोडक्ट में क्या चीज बन जाती है, माइसिन बन जाती है। अगर आपके पास जो लिपिड्स हैं उनके कम मॉलिक्यूल्स हैं तो स्ट्रक्चर बनेगा माइसिन, अगर ये ज्यादा है तो उस केस में आपके पास स्ट्रक्चर बनता है बाइलेयर्स। सो यहां से पता चल जाना चाहिए कि व्हाई द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर क्यों बनती है, बिकॉज ये एम्फीपैथिक है, अगर बाइलेयर ना बनती तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट होना था। सो कुछ हद तक इस ऑर्डर ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या किया है, ओबे किया है। क्लियर हुआ अब्दुल मनान? ठीक है, यहाँ पे इंटरनल सिस्टम्स के अंदर भी वो ओबे कर रहा है, लेकिन कुछ हद तक ऑर्डर अपना मेंटेन करता है, डिसओबे भी करता है लेकिन ओबे भी करता है। जी, जो पेट्रोल है वो भी क्या फैट्स में इंक्लूड होता है? पेट्रोल की आगे से डिफरेंट फॉर्म्स आती है ना, जैसे इसमें गैसोलीन है या उसमें अगर कोई पोलर, उसकी भी तो वाटर होते हैं तो उसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं। अगर आप लोग देखो ना तो उसमें जो एक्सट्रीमली नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, उनको सेपरेट करके सेपरेट क्वालिटी का जो है ना वो फ्यूल बनाया जाता है। उसके बाद उसकी डिस्टिलेशन करके उसमें वाटर ऐड कराया जाता है। सो इट डजंट मीन कि हमेशा नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर वाटर आ ही नहीं सकता, वाटर ऐड हो सकता है, लेकिन उसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस या उसके अंदर जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको डाइल्यूट करने के बाद, नॉन पोलैरिटी कुछ हद तक कम करने के बाद। ठीक है जी, हाँ जी, बनाएंगे, ऑर्डर बनाया है, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं देखा कि उस ऑर्डर को बनाने के लिए अगर आप पीछे वाला स्टेप देखें तो उस टाइम पे जो ऑर्डर बन रहा था वो बहुत ज्यादा था। हर एक फैट के अराउंड कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर एक ऑर्डर केज बना रहे थे, अगर 10 है तो उस टाइम पे भी एक ऑर्डर केज बन रहा था। अब यहाँ पे ऑर्डर बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे, लेकिन उस केस में वो ऑर्डर कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। तो ये चीज देखनी है, ऑर्डर बनता है लेकिन कंपैरिजन के, अगर नहीं बनेगा तो उस केस में कितना ऑर्डर था और अब कितना ऑर्डर है, कंपैरेटिव एनालिसिस से डिसाइड किया जाता है कि विच प्रोसेस इज फेवरेबल, मोर फेवरेबल।